अभी वॉइस ओके। तो जो हम जैसे आम इंसान होते हैं, जो बड़े बड़े क्रांतिकारियों का कंपैरिजन कभी नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब इन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसकी पूरी जर्नी, पूरी लाइफ किसी क्रांतिकारी से कम नहीं थी। तो सुनिए लाला हरिप्रसाद की कहानी। लाला हरिप्रसाद का जन्म 1907 में सियालकोट पंजाब में हुआ। वहाँ उनकी तकरीबन 4 पुश्तें, 5 पुश्तें, ये तो उन्हें पता था, उससे पहले भी वो वहाँ पे आई थिंक रह ही रहे होंगे। बड़े बड़े खेत खलिहान, अपना बिजनेस, सब कुछ था उनका वहाँ। तो जब 1907 में उनका जन्म हुआ तो उनके घर में उस वक्त टमटम हुआ करती थी, 4-5 टमटम, एक विदेशी गाड़ी, और ये सारी चीज़ें उनके घर में थी। एंड ही एंजॉय बहुत इसके लिए। और उनके फादर को राय साहब की उपाधि अंग्रेजों से प्राप्त थी। राय साहब की उपाधि प्राप्त होने के बावजूद भी लाला हरिप्रसाद जब 1915 में गांधी जी इंडिया आए मूवमेंट्स के लिए, तो उनका झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा था। धीरे धीरे वो गांधी जी की कहानियाँ सुनते बड़े होते जा रहे थे। तो 1920 में हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में उस वक्त महामारी आई थी, जैसे कि अभी 2020 में आई है, इसी तरह 1920 में भी महामारी आई थी। तो उन्होंने वो भी देखी। वो बहुत छोटे थे और ये मूवमेंट्स वगैरह सब चले जा रहे थे। वो घर में बहुत आना जाना सब कुछ देखा करते थे कि अंग्रेज जो ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं, सब हो रहा है, तो वो सबको बहुत ध्यान से देखा करते थे। पर सुनते थे न्यूज़, जो भी उस वक्त वो रेडियो पर आता था या जो मूवमेंट्स हुआ करते थे, तो वो सुनते रहते थे। खैर, अब वो बड़े हुए तो भी देश में माहौल शांत नहीं हुआ। फिर वो वर्ल्ड वॉर ये सारी शुरू हुई, जिसमें हमारे देश ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उस वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा जितने भी सिपाही होते थे वो हमारे इंडियन सिपाही होते थे, जो इंडिया से लड़ने के लिए गए थे। वो उनकी न्यूज़ सुनते, ऐसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 उन्होंने देखी। तो धीरे धीरे उन्होंने सुनना शुरू किया। अब लाला हरिप्रसाद की शादी वादी सब हो चुकी थी और उनके कई बच्चे थे, 8-9 बच्चे थे। तो उसमें जो ऐसे करते करते जब वो 1945 तक पहुँचे तो ये एक खबर बहुत फैली कि आज़ादी मिलने वाली। अब ये आज़ादी मिलने वाली है, ये एक ऐसी होप थी जिसने हर बंदे को बहुत जोशीला कर दिया था। और उन्होंने आज़ादी मिलने वाली है, उस वक्त वो पूरा बिजनेस कैप्चर कर चुके थे। उनका एक बिजनेस विदेशी कपड़ों का भी था। भले ही वो मन से देशी थे, लेकिन उन विदेशी कपड़ों के बिजनेस की आड़ में वो हमारे क्रांतिकारी ग्रुप्स की मदद किया करते थे। जो बाहर भी जाते थे वो उनकी बहुत मदद किया करते थे। 1945 हुआ, 1946 हुआ, लेकिन आज़ादी नहीं मिली। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था और लाला हरिप्रसाद होपलेस हो गए। फिर 1947 आया और उनकी बेटी की शादी मेरठ में तय हो गई। यही हमारा उत्तर प्रदेश वाला मेरठ, जहाँ उनके बहुत सारे रिश्तेदार रहा करते थे, जो कि ज्वेलरी का काम किया करते थे। वहाँ पे मेरठ की ज्वेलरी बहुत फेमस थी उस टाइम पर, जो हैंडमेड हुआ करती थी। तो वहाँ उनकी शादी तय हो गई 1947 में। तो जब 1947 में उनकी शादी तय हुई तो उस वक्त ये सरगर्मियाँ बढ़ गई कि आज़ादी मिलने वाली है और इसी साल आज़ादी मिलेगी। पर ऐसा कोई क्लू, ऐसी कोई न्यूज़ अभी तक ब्रॉडकास्ट नहीं हो रही थी उस रेडियो पे। खैर, फिर ये डिसाइड हुआ कि पहले आज़ादी मिल जाए, फिर हम बेटी की शादी करेंगे। पर जैसे कि एक ट्रेंड है कि बेटियों की शादियाँ रोकी नहीं जाती, उनका तो बिल्कुल भी नहीं रोकी जाती। तो उन्होंने वो शादी तय कर दी। तो हम लॉर्ड माउंटबेटन का, और जो कि उन्होंने रात में मीटिंग किया करते थे, वो एक हमारी किताब भी है फ्रीडम एट मिडनाइट, बट
क्योंकि वो फ्रीडम की मीटिंग होती थी, वो रात में ही होती थी। तो उन्होंने एक डेट निकाली इंटरनली जो कि किसी तरह लीक हो गई, दैट वाज 3 जून 1947। तो 3 जून 1947 को आज़ादी मिलेगी ऐसा करके उन्होंने वो शादी पोस्टपोन कर दी। खैर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से 3 जून 1947 को हमें आज़ादी नहीं मिली। उसके बाद जो भी हमारे लीडर्स के बीच में मीटिंग होती थी वो आज भी हमें ऐसा कुछ खास पता रहता नहीं है। तो लाला हरिप्रसाद को कैसे पता होता? तो लाला हरिप्रसाद की शादी चूंकि उनकी बेटी की तय हो चुकी थी, तो आ गया अगस्त, और अगस्त में जाता है सिंदारा तीज का। आपको जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हमारा 2023 का फेस्टिवल्स का कैलेंडर है, डेट का, वही कैलेंडर 1947 का भी था एग्जैक्टली। मतलब यू कैन गूगल इट। तो उस साल भी 1947 में भी 19 तारीख की ही तीज थी और 31 तारीख की राखी और 12 नवंबर की दिवाली। द सेम 2023 में भी आप देखेंगे तो यही डेट्स है फेस्टिवल के। तो उनकी वाइफ और सारे लोग तीज की तैयारी करने के लिए मेरठ चले गए, लेकिन लाला हरिप्रसाद नहीं गए क्योंकि 19 तारीख मंगलवार की थी उस बार, और उन्हें सोमवार को जाना था, संडे या मंडे को उन्हें जाना था। तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे और परिवार के लोग और कुछ परिवार के लोग उनके पीछे रह गए, जो कि सियालकोट में रहे। अब किसी को कुछ पता नहीं था, आज़ादी मिलने वाली है करके जो आज़ादी का हफ्ता था उसमें से बहुत सारे लोग मूव होने लगे। तो सबने बोला कि क्या ये हलचल किस तरीके की है? तो लाला हरिप्रसाद कॉन्फिडेंट है। ये कहानी लाला हरिप्रसाद की है और लाला हरिप्रसाद कॉन्फिडेंट है कि मेरी 5-6 पुश्तें यहाँ रहती हैं, मुझे कोई नहीं हिला सकता, मैं यहीं रहूँगा। और जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ वो ज़रूरी थोड़ी है कि कुछ उसके साथ हो, और जैसा मैं सुन रहा हूँ बंटवारे की बातें, हो सकता है वो गलत हो। तो वो वहाँ नहीं गए। उनके एक दोस्त हुआ करते थे, इकबाल मियाँ, जो उनके साथ रोज शाम को शतरंज खेलते, रोज उनकी लड़ाई होती, रोज अपने घर चले जाते, और वो उनके साथ व्यापार करते थे पीपल नगरी में, जो हमारी मुरादाबाद कहलाता है। वहाँ से इकबाल मियाँ सामान लेते और देश विदेश में बेचते थे, और ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे। खैर, लाला हरिप्रसाद को सबने बहुत समझाया कि थोड़ा आप सावधान रहिए, केयरफुल रहिए, पर लाला हरिप्रसाद क्या, मैं अपने देश में हूँ, मेरा क्या हो सकता है। लेकिन अब आप जरा इमेजिन करिए एक घटना, रात को खाना खाकर आप लोग अपने बेड पे सोते हैं, जिसमें सालों से सो रहे हैं, जिससे सालों से सो रहे हैं, और जब सुबह उठते हैं तो आपके घर का एड्रेस चेंज हो जाता है। इमेजिन करो आप, कितनी आश्चर्य की बात है। पर हमारे देश के बहुत सारे लोगों के साथ यही हुआ। पंजाब एक बहुत बड़ा स्टेट था जिसमें हरियाणा, आज का हरियाणा, हिमाचल भी आता था उस वक्त। तो 14 तारीख और 15 तारीख के बीच की रात ये फैसला हुआ, और लाला हरिप्रसाद 14 तारीख को जब सोए तो उनका घर का एड्रेस था लाला हरिप्रसाद, सियालकोट, पंजाब, इंडिया। और जब वो सुबह उठे तो उनका एड्रेस था लाला हरिप्रसाद, सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान। और ये उनके लिए बहुत ही झटके की बात थी कि सियालकोट अब पाकिस्तान में आ गया, क्योंकि सियासी मामलों में नोबडी नोस की लाइन कहाँ से खींचे, बंटवारे की लाइन कहाँ से खींच रही है, ये हम या आप जैसा कोई आम इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब वो बहुत बेचैन है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। और सिर्फ वही नहीं, उन जैसे लाखों लोग उस वक्त इतने बेचैन थे, इतने परेशान थे। लेकिन ये खबर सुनते ही कुछ धर्म के
दंगे 15 तारीख को इस कदर भड़के कि लाला हरिप्रसाद सियालकोट में ही फंस गए और उनका परिवार। इकबाल मियाँ ने उन्हें बहुत समझाना शुरू किया कि आप यहाँ से इंडिया यानी सरहद तक मूव कर जाएं बस, लेकिन लाला हरिप्रसाद टस से मस नहीं हुए। फाइनली एक दिन ऐसा आ गया कि उनके बच्चों को और उनको इकबाल मियाँ को अपने तहखाने में जगह देनी पड़ी। लेकिन कुछ समय बाद 10-15 दिन के बाद दंगाइयों को, कहते हैं ना भीड़ का और दंगे का कोई फेस नहीं होता, तो वो उनको ये भी पता लग गया कि इकबाल मियाँ ने उनको शरण दे रखी है। और फाइनली वही हुआ कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ा और उन्हें इकबाल मियाँ ने रात में लाला हरिप्रसाद की कोठी से सारा पैसा, देखिए ऐसी दोस्ती भी होती है, सारा पैसा जेवर उनके घर में से रात को उनकी और उनकी वाइफ निकाला करते थे, लाला हरिप्रसाद के कपड़ों में सिला करते थे और फिर उन्होंने उनको भेजने का इंतजाम किया चुपचाप। तो कई लोग सरहद पार करवा देते थे पैसा लेके उस टाइम पर, और दंगे थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन लाला हरिप्रसाद नहीं जा पाए, पर उनका परिवार उस सरहद के कैंप तक पहुंच गया और जो उन्होंने पहुंचाया उन्होंने आकर खबर भी दे दी, पर लाला हरिप्रसाद को मौका नहीं मिला। खैर, लाला हरिप्रसाद इकबाल मियाँ के बचाव में, उनकी सिक्योरिटी में अभी पाकिस्तान में ही थे। वहाँ से जो भी ट्रेन आती थी उसे काट दिया जाता, मतलब वो कटी ट्रेन इंडिया पहुंचती थी, और जो इंडिया से ट्रेन जाती थी पाकिस्तान वो कटी भी पहुंचती थी। धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी शांत हुई, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ट्रेन बंद होने से पहले, क्योंकि एक और सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि न्याय व्यवस्था, पुलिस, फौज, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम हैं किसके। हम अभी अंग्रेजों के थे, अब इंडिया के हैं या पाकिस्तान के हैं। पुलिस वो खुद अपने परिवार को बचाने में लगी हुई थी, कानून व्यवस्था जीरो थी, क्योंकि हमारा कोई संविधान नहीं था उस वक्त। और संविधान में भी हमारे जो वॉइस राय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ने अभी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी थी, पर दंगे इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन लाला हरिप्रसाद को ये तसल्ली थी कि कोई नहीं, मेरा परिवार उस तरफ पहुँच गया, कोई नहीं, इतना उनके लिए काफ़ी था। एक बार पता लगा कि ये एक स्पेशल ट्रेन इंडिया जा रही है, सरहद पार जा रही है, क्योंकि सारी ट्रेन की सर्विसेज बंद कर दी गई थी। अब इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ एक स्पेशल ट्रेन जाती थी। जब उस स्पेशल ट्रेन में लाला हरिप्रसाद बैठे तो वो पूरी ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। वो ट्रेन थोड़ा सा आगे बढ़ेगी होगी कि वही हुआ जो हमेशा होता है, वही ट्रेन में मारकाट, वही हादसे, और लाला हरिप्रसाद 6 डेड बॉडी के नीचे दब गए, जिसको कि मरा हुआ समझ के दंगाई उन्हें वहीं छोड़ गए। खून से लटपट लाला हरिप्रसाद बेहोश हो गए और वो ट्रेन फाइनली इंडिया पहुंच गई। जब उनको होश आया तो वो इंडिया के एक कैंप में थे जहाँ पर उनको होश आया, और वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब इंतज़ाम किए हुए थे कि एक कैंप के अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो सबसे पहले देखिए, होश में आने के बाद भी उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े चेक किए सबसे पहले, और उनके ऊपर जो ज्वेलरी और पैसों की जो उन्होंने छुपा रखे थे वो नहीं थी। ही शॉक्ड, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा सदमा था उनकी कि पूरी प्रॉपर्टी, पूरा सब कुछ उनका सियालकोट में रह चुका था। अब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन यदि कुछ था तो सिर्फ वो पैसे और वो ज्वेलरी। खैर, उन्होंने वहाँ पूछा किसी से, तो किसी ने कुछ नहीं बताया, बट वहाँ पर भी कुछ लोग कहते हैं ना कि मसीहा की तरह आते हैं, और लाला हरिप्रसाद का भाग्य भी शायद अच्छा रहा कि उन्हें अपनी वो जैकेट वापस मिल गई। अब उन्होंने इसे भगवान की कृपा बताया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इतने बड़े दंगों में किसी की जैकेट या इस तरह जेवर वगैरह, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था किसी भी हालत में।
खैर लाला हरिप्रसाद भारत पहुंच चुके थे, बट उनका मेरठ जब वो पाकिस्तान से निकले और मेरठ पहुंचे तो 3 महीने बाद वो अपने घर पहुंचे और उन्होंने ये सब बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। एक्चुअली ये जो कहानी है, जो अभी आगे भी है, वो इस बात को दर्शाती है कि ये आज़ादी हमें लड्डू पेड़े खाते नहीं मिली है, या सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे कि उनकी जिम्मेदारी थी कि हमें आज़ादी दिलवाएं। ये जिम्मेदारी एक साधारण इंसान की भी है कि एक साधारण इंसान ने आज़ादी में कितना बड़ा रोल प्ले किया। उसके बाद ये कहानी जब चली आगे तो उन्होंने सोच वहाँ गए, उसके बाद वो बिजी हो गए कि चलो, लेकिन वहाँ पे भी दंगों ने पीछा नहीं छोड़ा, दंगे चलते रहे। फिर उन्होंने ना इसी दंगों में शादी बेटी की, थोड़ा सा शांति होती थी कि करते बातचीत हुई, बट 1948 में फिर गांधी जी का असैसिनेशन और उनकी फिर से वो शादी टल गई। अब इन्होंने बिजनेस की भी शुरुआत की, पर आप जैसे देखा है आपने कि कोरोना टाइम में भी बिजनेसेस को रिवाइव करने में कितना टाइम लगा था। तो इसी तरह तब था कि वहाँ पे उनकी जान पहचान की, इकबाल मियाँ ने भी अपने कॉन्टैक्ट्स उन्हें दे रखे थे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। बिकॉज आप सामान खरीद सकते हो, बेचोगे काम, वायर नहीं होना चाहिए। तो खैर, लेकिन लाला हरिप्रसाद दिमाग के बड़े तेज थे, वो कुछ करते रहे। और फाइनली जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उस वक्त हमारे देश की स्थिति क्या थी? राशन सिर्फ 20 किलो आटा मिला करता, एक शादी के लिए सिर्फ 20 किलो आटा, और 25 लोग आप इनवाइट कर सकते थे, इससे ज़्यादा आप शादी में इनवाइट नहीं कर सकते थे। अब तो शायद इस कहानी के जो फैक्ट्स हैं आप लोग समझ जाए, कोरोना झेल चुके हैं, तो वो 20 किलो आटा, और जिसके घर में आटा बच जाता था वो कहते थे कि यदि एक्स्ट्रा गेस्ट हैं तो आप हमारे लिए वो आटा बचा लेना। ये पोजीशन थी। फाइनली उन्होंने 48 में अपनी बेटी की शादी इस तरह कर दी और हमारा देश कोई क्राइसिस में चल रहा था। उन्होंने अपना बिजनेस भी इस्टेब्लिश किया, सब किया, और पहुंच जाते हैं चाइना वॉर। और हमारे देश की जो पहली वॉर थी सिविल वॉर के बाद, वो चाइना में, और उसमें जब नेहरू जी पब्लिकली आह्वान करते हैं पूरी पब्लिक से, देश की जनता से, कि उनके फौजियों के पास जूते, चप्पल, कपड़े, खाना पीना, कारतूस, बंदूकें सब कुछ खत्म हो चुकी हैं और वो बिल्कुल फंस चुके हैं। इतने सारे प्रिजनर्स हमारे फौजी जो चाइना ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर उस वक्त बने थे कि उसकी संख्या यदि आप सुने तो भी दंग रह जाए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ था ही नहीं। तो नेहरू जी ने रेडियो पर पब्लिक से आह्वान किया कि आप लोग जो भी मदद कर सकते हैं, रुपया, पैसा, जेवर, वो आप हमें दीजिए। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, यदि आप इतिहास उठा के, ऐसे काफ़ी लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, यदि पढ़ा होगा, एक एक बंदे ने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था, एक एक बंदे ने। और लाला हरिप्रसाद ने अपना वो सोना जो जब से लाया हुआ रखा था और जो पैसे उन्होंने कमा रखे थे, सब उन्होंने देश के लिए दे दिए। आज हम भी होंगे तो हम भी शायद देने से पहले एक बार सोचेंगे, पर वो उन्होंने हमारे फौजियों के लिए, उनके कारतूसों के लिए वो दे दिए। पर बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई। लाला हरिप्रसाद थोड़ा सा स्टेबल हुए ही थे कि नेहरू जी की डेथ हुई और हमारे देश में भुखमरी, मतलब इतनी भुखमरी आई कि हमारे जो अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी जनता से, है कि आम पब्लिक की ताकत क्या है, मतलब एक जो ताकत होती है ना, ये नहीं कि भगत सिंह हमें आज़ादी दिलवा देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। उन्होंने पूरी जनता से आह्वान किया कि आप वो मंडे इवनिंग का फास्ट रखें, और आप विश्वास करेंगे कि उनके इस आह्वान पर देश के हर नागरिक ने मंडे इवनिंग का फास्ट रखना
शुरू कर दिया। आप ये देखिए, देशभक्ति जो होती है ये हम नेताओं के लिए, पर नेता हमारे से है, मतलब मुश्किल वक्त में जनता ही काम आती है। और उसके बाद चूंकि वॉर हो चुकी थी, तो उस वॉर में उन्होंने क्या किया था कि काला बाजारी के चलते कुछ अनाज भी छुपा लिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री थे वो कुछ अलग तरीके के पोलाइट प्रधानमंत्री थे। उन्होंने क्या किया कि किसी से मांगा नहीं कि आपने क्या छुपा लिया क्या नहीं छुपाया। उन्होंने पूरे इंडिया में खाली ट्रक घुमवाने शुरू कर दिए, मतलब नो ब्लेम गेम, कि मुझे किसी को ब्लेम नहीं देना है, बस वो पूरा खाली ट्रक वो पूरे इंडिया में घूमते थे इंडिया के, और जिसकी जो मर्जी होती थी और एक अनाउंसमेंट चलती थी कि आप इसमें अनाज या जो भी है वो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वो देखिए कि वो ट्रक कभी भी खाली वापस नहीं गए। ये हमारी जनता है जो स्वतंत्र, उस पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कि कोई क्रांतिकारी है या ये है। और लाला हरि प्रसाद ने भी कई गोलियां दी, क्योंकि 63 तक तो वो वैसे ही 63-4 तक तो काफ़ी वो हो चुके थे, बट उन्हें दुख बस एक ही बात का रहता था, वो रहता था कि लोग उन्हें रिफ्यूजी बोलते थे कि तुम रिफ्यूजी हो, शरणार्थी हो। और फाइनली क्या हुआ कि ये पहुंचा, ये जो भुखमरी खत्म हुई वो कैसे हुई। देखिए इतनी बड़ी भुखमरी, हमारी उस वक्त की आबादी थी जब देश आज़ाद हुआ था 38 करोड़, और आज की आबादी है 138 करोड़, उसमें भी भुखमरी। तो वो भुखमरी खत्म थी। जॉन एफ कैनेडी ने एक रूल निकाला था, पब्लिक लॉ 480। तो जॉन एफ कैनेडी, तो अमेरिका से वो अनाज आया उस पब्लिक लॉ के उसमें, और यहाँ पर इंडिया में वो फीड किया। तो इस तरह ये लाल बहादुर शास्त्री के टाइम का एक वो है जिसमें लाला हरि प्रसाद ने पूरी अपनी भूमिका निभाई। इस वो सिर्फ लाला हरि प्रसाद ही नहीं है, लाला हरि प्रसाद जैसे जाने कितने लोग थे कि इधर सरकार ने आह्वान किया और उधर उन्होंने हेल्प की, जबकि उनके पास भी कुछ नहीं रहा। तो वो रोया करते थे कि मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, मेरे दोस्त छूट गए, मेरा घर छूट गया, मेरा परिवार छूट गया, मेरी वो टम गाड़ियाँ और वो सब याद किया करते थे। और उन्हीं के सामने हुई 71 वॉर, और उस 71 वॉर के बाद यहाँ सब में खुशियाँ मनाई जा रही थी, पर लाला हरि प्रसाद को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। तो ये हमारे देश की जनता है कि बंटवारे में या 15 अगस्त, जो हमेशा बोलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जश्न हुआ था, खून की नदियाँ जो बही थी उसको हमें सस्टेन रखना है। और वो सस्टेन सिर्फ कौन रख सकते हैं, ये छोटे बच्चे। और अब मैं राकेश जी को अपनी कहानी खत्म करते हुए बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे। और वो छोटे बच्चे इस देश के लिए, जैसे आपने सुना होगा ना, हम बिल लिखते हैं और कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी बेटे है, इसी तरह अब हम लोगों का फर्ज है कि आज तक देश हमने संभाला या लाला हरि प्रसाद जैसे लोगों ने संभाला, अब बच्चों को संभालना है। तो इसको मैंने वर्ड्स में लिखा है और वो वर्ड्स आपको सुनाएंगे मिस्टर तरुण सक्सेना। तो तरुण सक्सेना कि वो बच्चों को कैसे आज़ादी को सस्टेन करना है। आइए राकेश जी, तरुण सक्सेना जी को बाइज्जत स्टेज पे बुलाइए। तो कैसी लगी आपको कहानी? एक बात तो पक्की है, जिस समय मैं कहानी सुना रही थी ना, तो सच्चाई वही है कि मैं खुद उस समय पैदा तो नहीं हुआ था, और आप में से बहुत लोग उसी समय में पहुंच गए होंगे उस समय। 1947 का वो भयानक मंजर, ट्रेन में आना, लोगों की रात में जो सब कुछ जो हुआ है, तो सच में ये कहानी बहुत अच्छी लगी। उस हिसाब से ना मेरे घर से तालियां वैसी बजी नहीं है, एक बार दोबारा से जोर से तालियां बजाती है। और ये भी सच्चाई है जो हम लोग
को मिला है वो सच में आंखों में आंसू आते हैं उन लोगों की भयानक बातों को सुनकर कि उन लोगों ने कितनी मेहनत करी थी। उस समय जो आज की माँ है वो हमारी माँ भी हो सकती है, नहीं बेटा तुमको लड़ने नहीं जाना है। आज की माँ हमसे भी बोलती है नहीं बेटा तुमको लड़ने नहीं जाना है, बाहर पड़ोसी लग रहा होगा। लेकिन वो माँ जिन लोगों ने हर तरफ बोला था कि आप फांसी पर चढ़ जाओ, और भगत सिंह ने बोला था माँ मैं फांसी पर चढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे देख के रोना मत। अगर आज आप मुझे देखकर रोने लगोगी तो सारी माएँ कोई भी अपने बच्चे को वहां नहीं भेजेगी ना लड़ने के लिए, तो रोना मत। तो मैं सच में उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हम लोगों को आज़ादी दिलाई है। और अब ये जो हमारी यंग जनरेशन है इनका पूरा फर्ज है कि इसको इसी तरीके से आगे लेके जाए और हमारे देश को बहुत खुशहाल बनाए। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा तरुण जी को, जोर से तालियां बजा दीजिए सर। हेलो। तो जैसा मैंने बोला कि मैं एक कविता सुनाता हूँ, ठीक है। टूटी थी जंजीरें भारत माँ की, अंग्रेजों का टूटा था घमंड, ना सह पाए गर्मी क्रांति की, थी वो ऐसी ज्वाला प्रचंड, शहीदों को शहादत दी, सदा जलेगी ज्योति अखंड, जिम्मेदारी अब हम बच्चों की है, खाते हैं कसम हम भारत माँ की, आज़ाद 76 सालों की, आज़ाद 76 सालों की, हर साल तिरंगा फहराने की, लेते हैं प्रतिज्ञा बन हिम्मत खंड, बन लेते हैं हम प्रतिज्ञा बन हिमखंड।